Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today in this video, we will solve one question of fund flow statement. So let's get started the video. The question is here, question number 32. The question is, following are the comparative balance sheets of Orpet company as on 31st December. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कंपैरेटिव बैलेंस शीट दे रखी है. कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स मीन यहाँ पे हमें 2 years की बैलेंस शीट दे रखी है. लायबिलिटीज यहाँ पे हमारे पास 2 years 2008 एंड 2009 है. लायबिलिटी साइड्स हमें दे रखी हैं शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम टैक्स प्रोविजंस, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. तो यहाँ पर हमारे पास जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट है वो 2 years की है, जैसे कि 2008 एंड 2009. इन द नेक्स्ट कॉलम एसेट्स आर गिवन ऑफ 2008 एंड 2009. Assets are goodwill, land and buildings, plant and machinery, stock, debtors, cash, preliminary expenses. इसके अलावा हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है. A. During the year 2009, a part of the machinery costing rupees 7,500, accumulated depreciation thereon being rupees 2,500 was sold for rupees 3,000. B. Dividend for rupees 1 lakh was paid during the year ended 31st December 2009. C. Income tax rupees 50,000 was paid during the year 2008. D. Depreciation for the year 2009 was provided as follows. Land and building rupees 10,000, plant and machinery rupees 50,000. You are required to prepare a schedule of changes in working capital and second, a statement showing the sources and application of funds. तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स बनानी है, जैसे कि शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड स्टेटमेंट शोइंग द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हम यहाँ पे स्टेटमेंट बनाएंगे वो होगी हमारी शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, जो कि सबसे पहला स्टेप है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. तो यहाँ पर हम हेडिंग लिखेंगे शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. उसके बाद हम इसका परफॉर्मा रेडी करेंगे. तो परफॉर्मे में काफी सारे कॉलम्स हम इसमें बनाते हैं. तो पहला जो कॉलम होगा वो होगा हमारा आइटम्स का या पर्टिकुलर्स का. नेक्स्ट कॉलम जो होगा वो होगा हमारा प्रीवियस ईयर का. तो प्रीवियस ईयर जो है वो है 2008. नेक्स्ट जो कॉलम होगा वो होगा करंट ईयर का, और करंट ईयर जो है हमारे क्वेश्चन में वो है 2009. नेक्स्ट आगे जो हमारे कॉलम्स होंगे वो होगा, उसका हेडिंग होगा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. अब देखिए, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल यानी कि चेंजेस कैसे, यानी कि इंक्रीज भी होंगे, कुछ डिक्रीज भी होंगे. तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के अंडर हमारे 2 कॉलम्स बनेंगे. वन इज इंक्रीज इन ब्रैकेट डेबिट एंड सेकंड जो इसका कॉलम होगा वो होगा डिक्रीज कॉलम का, जो कि होगा क्रेडिट इन ब्रैकेट्स. तो ये सारे कॉलम्स हम इसमें बनाएंगे. उसके बाद हम इन सबके नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परफॉर्मा जो है हमारा परफॉर्मा रेडी हो चुका है. अब हम फिल करेंगे इसमें वैल्यूज. तो सबसे पहले हम हेडिंग में लिखेंगे यहाँ पे करंट एसेट्स. आइटम्स कॉलम में सबसे पहले हम लिखेंगे करंट एसेट्स. तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी. करंट एसेट्स में हमें चेक करना होगा अपनी कंपैरेटिव बैलेंस शीट को कि कौन कौन सी करंट एसेट्स हैं. सबसे पहले ये स्टॉक
डेटर्स एंड कैश, ये हमारी करंट एसेट्स हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 2008 एंड 9 की जो वैल्यूज हैं उनको हमने फिल कर दिया, एज इट इज हम फिल कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डेटर्स। डेटर्स के अलावा जो है हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम डेटर्स में से लेस करके इनकी वैल्यू को लिखेंगे। जैसे कि डेटर्स जो है 2008 में हमारे पास है 3 lakhs के, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है 2008 में है वो है 30,000। तो 3 lakhs में से हम 30,000 लेस करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे इसकी वैल्यू। देख सकते हैं डेटर्स लेस प्रोविजन, तो 270,000 हमने लिखा। नेक्स्ट जो है 2009 का हमारे डेटर्स वो है 240,000 के, लेस किया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 2009 24,000, तो हमारी जो वैल्यू आई 2,16,000। नेक्स्ट जो हमारी करंट एसेट्स है वो है कैश। कैश की वैल्यू जो दी है एज इट इज हमने लिख दी है। हमारे पास जितनी भी करंट एसेट्स थी उनको हमने लिख दिया है। उसके बाद हम इनका टोटल करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, लेस प्रोविजन, कैश, हम इन सब का टोटल करेंगे। लेकिन जहां पे हमारा जो कॉलम है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज एंड डिक्रीज, उसमें हम इनके डिफरेंसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज कब होता है। अगर हमारी करंट एसेट्स जो है वो करंट एसेट्स की कोई भी करंट एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है, अगर किसी भी करंट एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो ये रिप्रेजेंट करता है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और अगर हमारी किसी करंट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ये रिप्रेजेंट करेगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2008 एंड 2009 में हमारे क्लोजिंग स्टॉक क्या वैल्यू थी। 2008 एंड 9 में जो हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थी वो थी 2,50,000 एंड 2009 में 2,10,000, यानी कि हमारी जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो डिक्रीज हुई है। तो ये होगी हमारी डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। जितना डिफरेंस था 40,000 का उसे हमने डिक्रीज कॉलम में लिख दिया, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट डेटर्स लेस प्रोविजन, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे जो डेटर्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुई है 2009 में। 2008 में 2,70,000 थे, लेकिन 2009 में 2,16,000 हुए। तो इनका जो डिफरेंस है वो भी डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में जाएगा, क्योंकि हमारी जो करंट एसेट्स की वैल्यू है वो डिक्रीज हुई है। सेम जैसे कि कैश की वैल्यू आप देख सकते हैं 3 लाख की थी 2008 में, लेकिन 2009 में 24,000 की वैल्यू रहेगी। इट मीन्स कैश की वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुई है, तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो आप देख सकते हैं हमने लिख दिया है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 2,76,000। उसके बाद जो 2008 एंड 2009 में हमारी जितनी भी करंट एसेट्स थी उन एसेट्स का हमने टोटल कर दिया। टोटल आया हमारा 2008 में जो हमारा टोटल है वो है 8,20,000 एंड 2009 में 4,50,000। करंट एसेट्स का टोटल करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है करंट लायबिलिटीज। यहाँ पर हम करंट लायबिलिटीज को मेंशन करेंगे आइटम्स कॉलम में। तो आइटम्स कॉलम में हमने लिख दिया करंट लायबिलिटीज। अब हम चेक करेंगे कि करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी है हमारे पास। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल जो है वो हमारी करंट लायबिलिटीज हैं। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू 2008 एंड 9 में थी हमारी 50,000 एंड 40,000, यानी कि हमारी जो क्रेडिटर्स हैं वो डिक्रीज हुए हैं। एंड नेक्स्ट जो आइटम है हमारी वो है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल 2008 में है 20,000 एंड 2009 में है 30,000। अब हम इनके डिफरेंसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें ये समझना होगा, अगर हमारी करंट लायबिलिटीज की वैल्यू, अगर हमारी किसी भी करंट लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है
करंट लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है तो इसे हम मानते हैं इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, जो कि ऑपोजिट होगा करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स अगर हमारी डिक्रीज होती थी, अगर हमारी करंट एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती थी तो उसे हम डिक्रीज ही मानते थे, लेकिन यहाँ पर हम रिवर्स मानेंगे करंट लायबिलिटीज के लिए। अगर हमारी करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होती हैं तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो आप देख सकते हैं हमारे क्रेडिटर्स 50,000 से 40,000 हो गए, यानी कि 10,000 का ये गैप हुआ, 10,000 का डिफरेंस हुआ। तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कॉलम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कुछ टोटल जो हमने निकाले थे उसको मेंशन कर रहे हैं, टोटल ए एंड टोटल बी। सबसे पहले हमने जो भी हमारी करंट लायबिलिटीज थी उनका टोटल कर दिया। जितनी भी करंट लायबिलिटीज हमारी कंपैरेटिव बैलेंस शीट में दे रखी हैं उनका हमने टोटल कर दिया। उसके बाद जो भी डिफरेंसेस हैं उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पे 10,000 का डिफरेंस आ रहा है तो ये जाएगा इंक्रीज कॉलम में, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया था अगर करंट लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है तो ये सिग्नल होता है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का। एंड दूसरी तरफ अगर हमारी जो करंट लायबिलिटीज है उसकी वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाती है तो इसे हम मानेंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। जैसे कि बिल्स पेबल हमारे 20,000 से 30,000 हो गए तो 10,000 इंक्रीज हुए, जिसे कि हम रिप्रेजेंट करेंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में। नेक्स्ट, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का टोटल करने के बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा वो होगा नेट वर्किंग कैपिटल निकालने का। नेट वर्किंग कैपिटल हम कैसे निकालते हैं? तो आइटम्स कॉलम में हमने लिखा नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, यानी कि ए क्या है? करंट एसेट्स, बी क्या है? करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स का जो टोटल है 2008 में आप देख सकते हैं वो कितना है? 8,20,000। उसमें से हमने बी लेस करना है। बी क्या है? करंट लायबिलिटीज, और वो है हमारी 70,000। अगर हम 8,20,000 में करंट लायबिलिटीज 70,000 लेस करते हैं तो हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी आ रही है? 7,50,000। सेम 2009 में भी हम ऐसे ही करेंगे, नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। तो हमारा 2009 में जो टोटल था करंट एसेट्स का वो था 4,50,000, लेस की हमने करंट लायबिलिटीज जो की थी हमारी 70,000। तो नेट वर्किंग कैपिटल हमारी कितनी निकली? 4,50,000 लेस 70,000, तो ये आया बैलेंस 3,80,000 का। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो नेट वर्किंग कैपिटल हमने कैलकुलेट की 2008 में निकली 7,50,000, लेकिन 2009 में ये कितनी होगी? 3,80,000, यानी कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल है अगले साल वो कम हो चुकी है, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो डिक्रीज हुई है। तो हम लिखेंगे नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर हम डिफरेंस निकालेंगे 7,50,000 लेस 3,80,000। तो जो डिफरेंस बनता है इन दोनों का वो बनता है 3,70,000, क्योंकि हमने दोनों कॉलम को इक्वल करना है। जो वैल्यू हाईएस्ट है उसके बराबर हमने दूसरे कॉलम का वैल्यू भी इक्वल करना है। तो वैल्यू है हमारी 2008 में एट दी एंड आप देख सकते हैं 7,50,000 में से हमने 380 लेस किया तो बैलेंस कितना निकलता है? 3,70,000 का। सेम आप अगले कॉलम में भी देखेंगे, जो कि अगला कॉलम है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही कॉलम को हम देखेंगे कि किसमें ज्यादा आइटम्स हैं और किस कॉलम का टोटल ज्यादा है। जिस कॉलम का टोटल ज्यादा होगा उसको हम ऐड अप कर देंगे, उसकी वैल्यू निकलती है 3,80,000। तो यहाँ पर भी हमें जैसे कि डिक्रीज कॉलम की वैल्यू निकली 3,80,000, अब इस कॉलम की वैल्यू जो है वो हमें
इंक्रीज कॉलम में भी लेके आने, यानी कि हमें 3,80,000 में जो भी इंक्रीज कॉलम की वैल्यूज हैं, अब इंक्रीज कॉलम की वैल्यूज ओनली 10,000 है, तो 3,80,000 में हम लेस करेंगे 10,000, क्योंकि एक ही आइटम है तो 10,000 ही हम लेस करेंगे। और बैलेंसिंग फिगर आप देख सकती हैं कितनी निकलती है, 3,70,000, यानी कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो डिक्रीज हुई है। तो आप चेक कर सकते हैं नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 2009 वाले कॉलम में आप देख सकती हैं 3,70,000, एंड इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कॉलम में भी देख सकती हैं 3,70,000 इसकी वैल्यू आई है। तो कुछ इस तरह से हम शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाने के बाद हमें कुछ वर्किंग नोट्स जो हैं वो तैयार करने पड़ते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन हो तो उनकी बेसिस पे ही हम ये वर्किंग नोट्स तैयार करते हैं। जैसे कि सपोज आपने कोई मशीनरी बाय की है या सेल की है, या कोई डेप्रिसिएशन आपको अलग से दे रखी है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो ये सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही हम कुछ वर्किंग नोट्स जो हैं प्रिपेयर करते हैं। तो जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पर, तो उसके बेसिस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ए पॉइंट आप देख सकते हैं, तो हमारी इंफॉर्मेशन है ड्यूरिंग द ईयर 2009 ए पार्ट ऑफ द मशीनरी कॉस्टिंग ₹7,500 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन बीइंग ₹2,500 वाज सोल्ड फॉर ₹3,000। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर हमें प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। तो वर्किंग नोट्स के अंडर हम सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो हेडिंग लिख दिया हमने वर्किंग नोट्स, और सबसे पहले जो हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वो करेंगे प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट। तो नॉर्मली कोई भी अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसके परफॉर्मा जो होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का परफॉर्मा हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है, जैसे कि सबसे पहले पर्टिकुलर्स कॉलम, देन रुपीज, देन अगेन पर्टिकुलर्स एंड देन रुपीज। तो सबसे पहले हम अपनी कंपैरेटिव बैलेंस शीट में इसका बैलेंस चेक करेंगे। 2008 यानी कि ओपनिंग बैलेंस जो है हमारा प्लांट एंड मशीनरी का वो है 6 लाख। तो जैसे कि आपको मालूम है प्लांट एंड मशीनरी जो है एक फिक्स्ड एसेट्स है, और किसी भी एसेट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। तो सबसे पहले हम प्लांट एंड मशीनरी की डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस BD 6 लाख। उसके बाद हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर 2009 ए पार्ट ऑफ द मशीनरी कॉस्टिंग ₹7,500 accumulated depreciation thereon being ₹2,500 was sold for ₹3,000। यानी कि 2009 में हमने एक मशीनरी को सेल किया था, तो वो जो सेल है वो हम यहाँ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश इन ब्रैकेट सेल्स, वो वैल्यू है 3,000। तो जो मशीन की कॉस्ट 7,500 थी उस पे हमारा डेप्रिसिएशन था 2,500 का, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू थी उसकी 5,000 की वैल्यू थी। 5,000 की जो रिटन डाउन वैल्यू ऑफ मशीन थी 5,000 की, उस मशीन को यानी कि जिसकी वैल्यू 5,000 रह चुकी है, उस मशीन को हमने जब सेल किया तो हमें कितने रुपए मिले 3,000, यानी कि 2,000 का हमें जो है वो लॉस हुआ है इस मशीन पे। तो लॉस जो होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हम डेबिट साइड में लिखते हैं, तो इसकी एंट्री हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ब्रैकेट्स लॉस ऑन सेल। तो लॉस हुआ हमें 2,000 का, वो हमने लिख दिया क्रेडिट साइड में। इसके अलावा अगर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है वो हमें गिवन है, तो हमने लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ब्रैकेट्स डेप्रिसिएशन 50,000, जो कि हमें गिवन है। और उसके लास्ट में हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में लिखा बाय बैलेंस CD,
तो बैलेंस शीट जो है कंपैरेटिव बैलेंस शीट की प्लांट एंड मशीनरी 2009 में आप देखेंगे उसकी वैल्यू है 8 लाख, जो क्लोजिंग वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की। तो हमने 8 लाख लिख दिया है। सारी आइटम्स हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के रिगार्डिंग लिख दी है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कौन सी साइड जो है वो ज़्यादा है वैल्यू की है। तो अगर आप चेक करेंगे तो क्रेडिट साइड में काफ़ी एंट्रीज हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की, और अगर टोटल करेंगे तो वैल्यू भी उसकी ज़्यादा निकलती है एज कम्पेयर टू द डेबिट साइड ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो क्रेडिट साइड का हमने टोटल किया तो वैल्यू निकलती है 8,55,000 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की वैल्यू निकलती है। और डेबिट साइड में सिर्फ एक ही एंट्री है टू बैलेंस बीडी 6 लाख की। तो दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें 8,55,000 लेस 6,000 तो डिफरेंस निकल कर आता है 2,55,000, जो कि हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। और ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये रिप्रेजेंट करती है टू कैश इन ब्रैकेट्स परचेज, यानी कि इतने अमाउंट की वैल्यू जो है, इतने अमाउंट की मशीन जो है वो हमने परचेज की है। तो ये रही हमारी बैलेंसिंग फिगर। दोनों ही साइड्स का हम जो बैलेंस है वैल्यू है उसको इक्वल कर देंगे। तो इक्वल करने पे डेबिट एंड क्रेडिट इज इक्वल टू 8,55,000 इसकी वैल्यू आती है। नेक्स्ट वर्किंग नोट्स के अंडर अब हमें कौन सा अकाउंट बनाना होगा, ये हम एडिशनल इंफॉर्मेशन को स्टडी करके हम डिसाइड करेंगे। तो पहली इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लिया। डिविडेंड जो है 1 लाख का वो हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे। इनकम टैक्स जो है वो भी उसका हम अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि अगर आप देखें इनकम टैक्स प्रोविजन तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दे रखी है, और साथ में इनकम टैक्स पेड जो है वो भी हमें गिवन है। तो उसके बाद हमारे पास डेप्रिसिएशन वैल्यू गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग की ₹10,000। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाना होगा। तो सेकंड पॉइंट लैंड एंड बिल्डिंग। तो जैसे कि आपको मालूम है कॉलम हम तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम अकाउंट्स किस तरह से बनाते हैं, तो ये साइड्स ये परफॉर्मा आप आसानी से बना सकते हैं। पर्टिकुलर्स रुपीज़, जैसे हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का परफॉर्मा बनाया सेम वैसे ही लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट का परफॉर्मा बनाएंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट का बैलेंस हमें गिवन है कंपैरेटिव बैलेंस शीट में हमें गिवन है। तो 2008 एंड 2009 का बैलेंस दे रखा है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है एक एसेट है, और हमारी जो भी एसेट्स होती है उनका जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट का हम डेबिट साइड में बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस बेटी 4,20,000। और उसके बाद हमारे पास डेप्रिसिएशन गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग का, उसे हम लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट के क्रेडिट में, लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ब्रैकेट्स डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। तो लिखने पे हमने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ब्रैकेट्स डेप्रिसिएशन ₹10,000 लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट के रिगार्डिंग। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चंस में अवेलेबल नहीं है। जितनी इंफॉर्मेशन हमें दी थी उसके बेसिस पे हमने लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट जो है वो प्रिपेयर कर लिया है। अब हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। तो लैंड एंड बिल्डिंग का जो बैलेंस था 6,60,000 हमने क्लोजिंग बैलेंस भी लिख दिया। उसके बाद हम चेक करेंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट की कौन सी साइड बड़ी है। तो जो भी साइड बड़ी है उसका हम पहले टोटल करेंगे। तो क्रेडिट साइड जो है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट की बड़ी है, तो टोटल अगर हम करें तो इसकी वैल्यू बनती है 6,70,000, यानी कि डेबिट साइड जो है वो छोटी है और क्रेडिट साइड जो है इसकी बड़ी है। तो 6,70,000 में से हम डेबिट साइड की वैल्यू यानी कि 4,20,000 जो है वो लेस करेंगे, तो बैलेंस फिगर निकलती है 2,50,000। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टू बैंक इन ब्रैकेट्स परचेसेस। तो ये होगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। अगर किसी भी एसेट्स का बैलेंस नॉर्मली अगर डेबिट साइड में आता है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि
हमने इस साल लैंड एंड बिल्डिंग कोई परचेज की होगी, तो उसकी वैल्यू है 2,50,000। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट साइड को हम दोनों इक्वल कर देंगे, यानी कि 6,70,000 डेबिट में एंड 6,70,000 क्रेडिट में। नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम स्टडी करेंगे, तो यहाँ पर हमारा सी पॉइंट जो है वो है इनकम टैक्स ₹50,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर 2008। तो आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट चेक कीजिए, वहां पर हमारे पास इनकम टैक्स प्रोविजन है, उसके बैलेंसेस दे रखे हैं 2008 एंड 2009 के। तो इसके बेसिस पे हम इनकम टैक्स प्रोविजन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। जैसे अकाउंट्स हमने ऊपर बनाए सेम वैसा ही परफॉर्मा हम इस अकाउंट का बनाएंगे। थर्ड पॉइंट, थर्ड अकाउंट इनकम टैक्स प्रोविजन अकाउंट। तो परफॉर्मा हमने बना लिया है, लेकिन इनकम टैक्स प्रोविजन अकाउंट जो है एक लायबिलिटी है, तो इसका बैलेंस जो है हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाय बैलेंस बीडी आप बैलेंस शीट चेक कीजिए, 2008 का बैलेंस है 40,000। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि इनकम टैक्स ₹50,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर 2008। तो इसकी एंट्री हम डेबिट साइड में करेंगे, टू बैंक पेमेंट 50,000। इनकम टैक्स प्रोविजन के रिगार्डिंग एक हमारे पास बस इसका क्लोजिंग बैलेंस इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए हम लिखेंगे टू बैलेंस CD 1,10,000। तो यहाँ पर हम दोनों ही साइड्स को चेक करेंगे कि कौन सी साइड जो है वो बड़ी आ रही है। तो इनकम टैक्स प्रोविजन अकाउंट की जो डेबिट साइड है वो बड़ी आ रही है, 1,60,000 जो है इसका बैलेंस है। 1,60,000 में से हम क्रेडिट साइड लेस करेंगे जो कि है 40,000 बैलेंस की। तो लेस करने पे 160,000 लेस 40,000 अगर हम लेस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस की फिगर निकलती है 1,20,000 की, जो कि रिप्रेजेंट करती है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम इसको लिखेंगे एंड बैलेंसिंग फिगर आती है 1,20,000 की। दोनों ही साइड्स का टोटल हम इक्वल करेंगे, यानी कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, 1,60,000 डेबिट एंड क्रेडिट 1,60,000। तो कुछ इस तरह से हम वर्किंग नोट्स जो हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में प्रिपेयर करते हैं बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हम बनाएंगे वो है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर हमने हेडिंग लिख दिया है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका परफॉर्मा बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ही तरह बनता है। तो यहाँ पे हमारे 4 कॉलम्स बनेंगे, 1 इज पर्टिकुलर्स, सेकंड रुपीज, थर्ड इज पर्टिकुलर्स एंड फोर्थ कॉलम इज रुपीज। तो सबसे पहली आइटम जो हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD। तो बाय बैलेंस BD जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है वो हमें गिवन है, वो है 1,10,000, जो कि प्रीवियस ईयर हमें आप चेक करेंगे 2008 में आपको गिवन होगा। नेक्स्ट जो आइटम्स होंगी, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन। तो क्वेश्चन में हमें मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन गिवन है, तो डेबिट में लिखा हमने टू डेप्रिसिएशन, मशीनरी ₹50,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग ₹10,000। उसके बाद डिविडेंड्स जो है वो भी क्वेश्चन में गिवन है कि हमने डिविडेंड्स की कितनी पेमेंट की, वो है 2 डिविडेंड्स 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट टू इनकम टैक्स प्रोविजन, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्किंग नोट्स में हमने इनकम टैक्स प्रोविजन का अकाउंट बनाया था। तो बैलेंस हमने फाइंड आउट किया था बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000। तो ये बैलेंस हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिप्रेजेंट करेंगे 1,20,000। उसके बाद नेक्स्ट जो है आइटम टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। क्वेश्चन में हमने एक मशीनरी जो है वो सेल की थी और उसे सेल करने पे जो हमें लॉस हुआ था वो था
₹2000 का। तो यहाँ पे आप वर्किंग नोट्स में देख सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस ऑन सेल कितना था 2000। इसे भी हम यहाँ एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। नेक्स्ट आइटम जो है वो है टू गुडविल रिटर्न ऑफ। ये बैलेंस जो है आपको बैलेंस शीट में गिवन होगा। बैलेंस शीट का प्रीवियस ईयर का बैलेंस एंड करंट ईयर का बैलेंस, जो इनमें डिफरेंस होगा तो वो डिफरेंस हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टू गुडविल रिटर्न ऑफ ₹10,000। सिमिलरली टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, जो भी डिफरेंसेस होंगे करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर में, उसको भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 10,000। नेक्स्ट, जैसे कि हमने एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस रिप्रेजेंट किया था बाय बैलेंस BD 1,10,000, तो यहाँ पर सिमिलरली टू बैलेंस CD भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हमें बैलेंस शीट से मिलेगा। तो टू बैलेंस CD 1,90,000 का ये बैलेंस जो है बैलेंस शीट में दे रखा है। अब आप दोनों साइड्स चेक करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट कि कौन सी साइड आपको बड़ी लग रही है, कौन सी साइड में वैल्यूज जो है वो ज्यादा है। तो क्रेडिट साइड में सिर्फ एक ही आइटम है, जबकि डेबिट साइड में काफी सारी आइटम्स हैं और उनकी वैल्यूज भी काफी ज्यादा हाई है। तो ये सब देखते हुए हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे। टोटल बनता है 4,92,000। बैलेंस हम फाइंड आउट करेंगे, 4,92,000 में लेस करेंगे 1,10,000। तो ये जो फिगर निकलती है वो होगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। इट रिप्रेजेंट्स फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। बाय फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन बैलेंसिंग फिगर, तो फिगर क्या निकलती है हमारी 3,82,000। दोनों ही साइड्स को हम इक्वल कर देंगे 4,92,000 से। तो स्टूडेंट्स, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हमारी अगली स्टेटमेंट है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, जो कि अगली और इस क्वेश्चन में आखिरी स्टेटमेंट बनेगी। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, तो हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट जो है दो चीजों को रिप्रेजेंट करती है। पहला, सोर्सेस, हमारे बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ से आया, कहाँ कहाँ से हमारे बिजनेस में कैश आया। दूसरा है एप्लीकेशंस, हमारे बिजनेस में कहाँ कहाँ हमने पेमेंट की, एक्सपेंसेस हुए, कहाँ कहाँ हमने पैसे का यूटिलाइजेशन किया। तो ये चीजें हम फंड्स फ्लो स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हेडिंग लिखने के बाद फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, इसका आगे परफॉर्मा हम रेडी करते हैं। सो फर्स्ट कॉलम इज सोर्सेस एंड सेकंड रुपीज, देन एप्लीकेशंस, देन रुपीज। लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम उसके बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सोर्सेस में कौन कौन सी आइटम्स आएंगी। सबसे पहले आइटम है जो हमारी वो है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, जैसे कि जस्ट हमने एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे कि अभी हमने एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया था, तो वहां पे जो हमारी बैलेंसिंग फिगर थी वो थी फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस 3,82,000। तो ये जो है हमारे बिजनेस में फंड्स आए हैं, तो इन फंड्स को हम लिखेंगे सोर्सेस कॉलम में, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस 3,82,000। उसके बाद हमने अपने बिजनेस में मशीन भी सेल की थी, उसकी जो वैल्यू थी वो थी 3,000, जो कि हमें क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है। नेक्स्ट आइटम जो है वो है इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अगर आप देखें बैलेंस शीट में 2008 में जो हमारी शेयर कैपिटल थी वो थी 10 लाख रुपीस, एंड 2009 में यानी कि करंट ईयर में ये हो गई है 11 लाख रुपीस, यानी कि 11 लाख रुपीस, यानी कि 1 लाख की शेयर कैपिटल जो है वो हमने हमारी कंपनी ने इशू की होगी। तो ये लिखेंगे हम सोर्सेस कॉलम में, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीस। इसके बाद चलिए अब एप्लीकेशन साइट में कुछ आइटम्स लिखते हैं। फर्स्ट आइटम इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड ₹1 लाख। ये जो इंफॉर्मेशन है हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है। उसके बाद पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 50,000 रुपीज, ये इंफॉर्मेशन भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें गिवन है।
नेक्स्ट जो आइटम है वो है परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट आप चेक कीजिए, वहाँ पे 2,50,000 की परचेज हमने बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट की थी। तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ₹2,50,000। सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी की भी परचेज हुई थी, तो लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ₹2,55,000। आप चाहे तो इसके लिए वर्किंग नोट्स चेक कीजिए जो कि हमने प्रिपेयर किया था प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो ये रहा हमारा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, इसकी परचेज थी 2,55,000। नेक्स्ट आइटम जो है अगर आप बैलेंस शीट में देखें तो वो है डिवेंचर्स। डिवेंचर्स जो थे 2008 में थे हमारे पास 5 लाख रुपीस के, और 2009 में ये हो गए 3 लाख के, यानी कि डिवेंचर्स की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हुई है। तो इसको हम लिखेंगे एप्लीकेशन साइड में, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिफरेंस करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर वैल्यू का, तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपीस का। उसके बाद सोर्सेस कॉलम में हम एक आइटम और लिखेंगे, वो है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, जो कि हमने शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में फाइंड आउट की थी। उसकी वैल्यू थी 3,70,000। तो सभी आइटम्स को हमने सोर्सेस एंड एप्लीकेशंस कॉलम में लिख दिया है। टोटल करने से पहले फिर भी आप कोशिश कीजिए कि एक बार क्वेश्चन को दोबारा से चेक करें कि कोई ऐसी आइटम तो नहीं जो हमसे छूट गई हो। तो सब कुछ हमने चेक कर लिया है कि सारी आइटम्स हमने प्रॉपरली फिलअप कर दी हैं। अब हम टोटल करेंगे सोर्सेस कॉलम का एंड एप्लीकेशंस कॉलम का। आपकी सोर्सेस साइड एंड एप्लीकेशन साइड इक्वल आनी चाहिए। इक्वल आने पे ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से हम फंड्स फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। So students, in this video you have learnt about how to prepare schedule of changes in working capital, adjusted profit and loss account and funds flow statement. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.